वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। मैं बीपीएससी का जो मेंस का एसए पेपर है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं खंड 1 का 3 निबंध जो होता है उसके बारे में चर्चा कर चुका हूं और आज मैं खंड 1 यानी क का जो चौथा निबंध है उसके बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है, यह टॉपिक है। तो इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि कीवर्ड को ढूंढिए। तो इसमें पहला है उत्कृष्ट कला, दूसरा है अनुभव, तीसरा है प्रकाशित करके प्रकाशन करना, चौथा है सत्य और पांचवा है उद्घाटित करना। इसको पूर्ण रूप से समझ लीजिए। एक बार पुनः पढ़ते हैं हम। उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है, या इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसमें 2 पार्ट हैं। उत्कृष्ट कला, जो भी उत्कृष्ट कला है वो अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती है। पहला जो दृष्टिकोण है उस हिसाब से देखिएगा तो उत्कृष्ट कला का 2 गुण है। यहाँ 2 गुण बताया गया है। क्या क्या? अनुभव का प्रकाशन करना या सत्य को उद्घाटित करना। इन दोनों गुणों में से या तो दोनों गुणों को प्रकाशित करे या किसी एक भी गुण को प्रकाशित करे तो क्या है? उत्कृष्ट कला है। यानी यहाँ परिभाषित कर दिया गया है उत्कृष्ट कला क्या है, उसकी परिभाषा दे दी गई है। तो जो कला हमारे अनुभव को प्रकाशित नहीं करती है या सत्य का उद्घाटन नहीं करती है वह उत्कृष्ट कला नहीं है, वो क्या है? निकृष्ट कला है। तो इस बात को समझ लें। देखिए, अनुभव, तो अनुभव जो होता है कोई एक दिन की वस्तु नहीं है, दीर्घकालीन होता है। कोई भी जो समाज है उसमें जो चित्रकार है या कोई व्यक्ति है लंबे समय से अनुभव करते रहता है और अनुभव के बाद जो उसको प्राप्त होता है उसको या तो वक्ता के रूप में बोलता है अथवा चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। तो जब चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए तो वही उत्कृष्ट कला होती है, कला होती है। तो उत्कृष्ट कला यहाँ समझ, उत्कृष्ट कला भी कई प्रकार की होती है, जैसे चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला। यानी जो उत्सायन काम सूत्र में 64 प्रकार के कलाओं का वर्णन किया है, उसमें से ये जो मुख्य कलाएं हैं वो उत्कृष्ट कला के अंतर्गत आती है। यानी कि वैसी कला जिसमें अनुभव या सत्य का उद्घाटन किया गया हो। तो ये मुख्य चित्रकला, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला आदि उत्कृष्ट कला यानी कला के अंतर्गत इसको समाहित किया जाता है। तो ये जो अनुभूति होती है मनुष्य की, जो अनुभव करता है, तो उसी को उस कला के विभिन्न माध्यमों के द्वारा अभिव्यक्त करता है। तो
तो ये प्रकाशित करना यानी कि उसके अंदर जो अनुभूति हुई उसको कला के माध्यम से समाज में प्रस्तुत कर देता है, यानी समाज को दिखला देता है ये अपनी अनुभूतियों को। तो व्यक्ति अनुभव को जब बाहर निकाल देता है तो प्रकाशित कर देता है, समाज के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो ही प्रकाशन हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सत्य को उद्घाटित करता है, यहाँ प्रकाशित नहीं कर रहा, थोड़ा सा अंतर है। प्रकाशित करना उद्घाटित दोनों एक ही है, लेकिन सूक्ष्म अंतर है। अनुभव जो है वो प्रकाशित किया जाता है, यानी जो व्यक्तिगत अनुभव है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। जो व्यक्तिगत अनुभव है अलग अलग हो सकता है। एक ही समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनका जो व्यक्तिगत अनुभव है एक ही वस्तु के संदर्भ में अलग अलग हो सकता है। तो वो अपने अनुभव को जब प्रकाशित करेंगे, कला के माध्यम से बाहर लाएंगे, समाज को दिखलाएंगे कि मैं क्या अनुभव किया, वो क्या हो गया? प्रकाशन हो गया। यानी कि उसको बाहर प्रकट कर दिया गया, उसका प्रचार किया जा रहा है कि सभी अनुभव को जाने, तो वो प्रकाशन हो गया। और देखिए सत्य को उद्घाटित यहां नहीं कह रहा है, सत्य को भी प्रकाशित करती है ये नहीं कह रहा है, सत्य को उद्घाटित करती हैं। यानी कि जो सच्चाई होती है वो अटल होते हैं। सत्य क्या है? सत्य क्या है? ये अटल है, इस सबके लिए समान है। अनुभूति अलग अलग हो सकती है, होती भी है, लेकिन सत्य जो है वो सबके लिए समान है, अटल है। जैसे सूर्य पश्चिम पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, तो अटल सत्य है। इस बात को सभी लोग स्वीकार करेंगे। तो वही ये कभी बदलता नहीं है। सच्चाई पर्दे के पीछे छुप जाता है लेकिन बदलता नहीं है। तो उसी सच्चाई को जो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, जिसको कहने से लोग डरते हैं, प्रकट करने से लोग डरते हैं या प्रकट करना नहीं चाहते हैं, तो उसी सच्चाई को जब बाहर प्रदर्शित किया जाएगा तो उद्घाटित हो जाएगा। नहीं, उस पर पर्दा का अनावरण कर देना, जो पर्दा है उसको हटा देना। सच्चाई तो ऑलरेडी पहले से है ही, सच्चाई पर जो पर्दा है उसको अनावृत कर देंगे, उसको हटा देंगे, तो वो उद्घाटित हो जाएगा। यही थोड़ा सा अंतर है। सत्य सबके लिए समान होता है, उसी सत्य को जो अनावृत कर देता है, बाहर ला देता है, पर्दा को हटा देता है, तो वो उद्घाटित कर देता है। तो इसके लिए बहुत साहस की जरूरत होती है। और जो अनुभव है, अनुभूति है, तो अनुभूति को प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसको प्रकाशित करते रहता है। इस तथ्य को आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद इस समझने के बाद इसका जो सारांश हुआ वो यही हुआ कि जिस व्यक्ति या जो व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समाज के उपादानों को अनुभव करता है, समाज में घटित घटनाओं को अनुभव करता है और उस अनुभव को कला के माध्यम से प्रकट कर देता है, सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता है, तो वही प्रकाशन हो गया। और उसी समाज की जो सच्चाई होती है, उस सच्चाई को जब बाहर प्रकट करता है तो वो उद्घाटन हो गया। यानी कि उस सच्चाई को पर्दा से बाहर ला देता है, उद्घाटित हो गया हो। तो जब हम लिखेंगे तो भूमिका एक ठोस भूमिका लिखनी होती है, तो इन सब कर ही देंगे। जो उत्कृष्ट कला हमारे अनुभव को प्रकाशित करती है या सत्य को उद्घाटित करती हैं,
तो ये उत्कृष्ट कला का परिभाषा ऑलरेडी यहाँ पर पहले से ही दिया गया है। इसी को सरल शब्दों में भूमिका में लिख देंगे और वहां ये भी लिख देंगे कि आगे हम क्या लिखने जा रहे हैं। यानी कि जो आगे लिखने जा रहे हैं तो इन्हीं बातों की चर्चा करने जा रहे हैं कि अनुभव को कैसे प्रकाशित करती हैं या सत्य को कैसे उद्घाटित करती हैं। कि जो विभिन्न माध्यम है उनके द्वारा सच्चाई को बाहर लाया जाता है, उस पर से पर्दा हटाया जाता है। जैसे पूरा पाषाण काल में हम देखते हैं कि भीमबेटका से विभिन्न प्रकार के जानवरों की चित्रकारी का प्रमाण मिल रहा है। लाल हरा रंग का भी वहां पर प्रदर्शन किया गया है जो प्राकृतिक रंग था। तो उस समय जानवरों का शिकार किया जाता था और उस सच्चाई को कला के माध्यम से भीमबेटका की जो गुफा है वहां पर प्रदर्शित किया गया है। दूसरी बात, एक ही समाज में जो व्यक्तिगत अनुभव होता है उसको कला के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, लेकिन जो उस समाज की सच्चाई होती है उसको उद्घाटित किया जाता है कला के माध्यम से ही। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हम लेते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नृत्य करती हुई नृत्यांगना का चित्र प्रस्तुत किया गया है तो उस समय वैसी घटनाएं होती थी, यानी नृत्य हुआ करता था। तो जो कलाकार थे वो मूर्ति बनाते वक्त अपनी अनुभवों को उसमें पिरोए, लेकिन जब विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्र बनाया गया जो मुहरों को भी देखने को मिलता है या टेरिकोटा चित्र हो उस समय का प्रमाण मिल रहा है, तो वहां पर विभिन्न प्रकार के जानवरों का चित्र बनाया गया है। हाथी, गैंडा, बाघ इत्यादि का चित्र बना हुआ है। तो कला के माध्यम से उन जानवरों को जब चित्रांकन किया गया तो उसकी सत्ता उभर कर आती है कि उस समय भी जो जानवर थे उनको समाज में स्थान दिया गया था। जैसे कुबर वाले सांड की आकृति बहुत बड़े पैमाने पर मिली है, तो इससे उस पर अनुमान लगाया जाता है कि उनकी पूजा की जाती थी। कोई भी कलाकार हो उसके बाद दो ही स्रोत होता है, या तो अपने अनुभव को प्रकाशित कर दे अथवा सत्यता को बाहर ला दे, उसको उद्घाटित कर दे, उस पर से अनावरण को हटा दे। तो प्रकृति जो होती है, ईश्वर जो होते हैं वो प्रकृति का निर्माण करते हैं और इन्हीं प्रकृति की जो उपादान है, जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वहां से अनुभव लिया जाता है और उसको अभिव्यक्त किया जाता है कला के विभिन्न माध्यमों के द्वारा। अथवा तत्कालीन सच्चाई को कला के माध्यम से उद्घाटित किया जाता है। दो ही स्रोत होते हैं। समाज में दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति अपने अनुभव को प्रकाशित कर सकता है और दूसरा व्यक्ति जो अटल सत्य है उसको उद्घाटित कर सकता है। मौर्य काल में भी हम देखते हैं कि जो लोक कला थी वो सच्चाई को इंगित कर रही थी, लेकिन वही जो सारनाथ में हम देखते हैं, सारनाथ के जो अशोक स्तंभ पर जो 4 शेर का चित्रांकन किया गया है, उस सच्चाई को
स्पष्ट नहीं कर रहे, वो भावना प्रधान है वहां पर, वहां भावना को अभिव्यक्ति मिल रही है। क्योंकि शेर कभी शांत मुद्रा में नहीं बैठता है, शेर जंगली जानवर है और शांत मुद्रा में रह ही नहीं सकता है, लेकिन वहां पर शेर को शांत मुद्रा में दिखलाया गया है। यानी कि मौर्य साम्राज्य की समृद्धि और शांति प्रियता को बाहर निकालने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए कला का सहारा लिया गया। उसको यह प्रमाणित किया गया कि एक जंगली जानवर भी उस समय शांति प्रिय अवस्था में निवास कर सकता था। यानी कि जब जंगली जानवर निवास कर सकता था तो आम आदमी की आप कल्पना कर सकते हैं वो कितना शांति प्रिय रहा होगा। तो यह कलाकार की अपनी अनुभवों की अभिव्यक्ति है। लेकिन वही यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्ति देखने को मिलती है, जिसके सिर पर पगड़ी बंधा हुआ है, तो वो आम जन की जो सच्चाई थी उसको अभिव्यक्त वहां किया गया है कि आम जन किस प्रकार अवस्था में रहता था। वो धोती पहनता था, सिर पर पगड़ी बांधता था, कुंडल पहनता था। तो उनकी जो सच्चाई थी वह वहां अभिव्यक्त की गई है। लेकिन अभी महात्मा गांधी को ही ले लें तो महात्मा गांधी की जो मूर्ति बनाई जाती है वो वास्तविक मूर्ति है। वो जैसे थी, जैसे कपड़ा पहनते थे, जिस प्रकार का लाठी लेकर चलते थे, वैसे ही मूर्ति कलाकार ने बना डाली। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जैसी मूर्ति बना दी गई, तो इस सब पदार्थ जैसे लोग थे वैसा ही मूर्ति बना दिया गया। तो मान लीजिए भिखारी ठाकुर थे, भोजपुरी के गाय, भोजपुरी वो विदेशी या आपको बेटी बेचवा जैसे नाटक किया करते थे। तो उस समय की जो सच्चाई थी उसको अपने नाट्य के द्वारा प्रदर्शित किया। तो नाट्य भी कला का ही एक रूप होता है। नृत्य, संगीत, इसी प्रकार नाट्य भी कला का एक रूप होता है। इसका व्यापक क्षेत्र है, वह है। तो उस ओसान के काम सूत्र में जो 64 कला है उसमें भी नृत्य कला भी है, नाट्य कला भी है। भरत मुनि भी नाट्य कला का विस्तृत रूप से चर्चा की है। भिखारी ठाकुर थे तो तत्कालीन समाज में जो कम उम्र की जो लड़की थी उसको अधिक लगभग तिगुना उम्र से के लड़के से शादी कर दिया जाता था पैसा लेकर। वैसे घटनाएं घट रही थी तो उसको नाट्य के द्वारा प्रस्तुत किए। तो वही सत्य है, सच्चाई उस समय की वही थी और सच्चाई को उन्होंने प्रकट कर दिया। तो कलाकार के पास दो ही उपाय होता है, या तो वो तत्कालीन परिवेश में रहकर अनुभव प्राप्त करे और उस अनुभव को कला के माध्यम से अभिव्यक्त कर दे, अथवा तत्कालीन सच्चाई जो है उस सच्चाई को कला के माध्यम से प्रकट कर दे। तो अनुभव में समय लगता है प्रकट करने में, अनुभव को लेने में समय लगता है, तब उसको प्रकट करना पड़ता है। लेकिन सच्चाई है, वो सत्य है, तो बुद्धि के द्वारा यदि वो सत्य मान ली जाती है, जिसका जो अकाट है, और उस अकाट सत्य को कला के माध्यम से प्रकट कर दिया जाए तो भी उत्कृष्ट कला का ही एक रूप हो जाता है। तो यही दो तरीका है उत्कृष्ट कला को व्यक्त करने का। कोई भी कलाकार हो, भारत का हो या विश्व का हो, जो मोनालिसा का कलाकार है वो हो, यहाँ तक कि आपको रविन्द्रनाथ टैगोर भी कहे हैं कि कला में मनुष्य की
प्रत्यक्ष अनुभूति समावेशित होती है। कला मनुष्य की अभिव्यक्ति ही है। आपको अरस्तु कहा है कि कला सत्य का अनुकरण है। प्लेटो भी इसी तरह की बात कहता है, सत्य की अनुक्रिया है। यानी कहने का अर्थ है कि कला या तो अनुभव को प्रकाशित कर दे या सत्य को उद्घाटित कर दे, सत्य को बाहर ला दे, वही उत्कृष्ट कला हो गया। तो इसके आयाम को थोड़ा विस्तारित करने के लिए यदि आप सिद्ध कर, आपको ये दिखलाना होगा कि यदि जो कला उत्कृष्ट कला न हो तो उसका प्रभाव समाज पर क्या पड़ता है। यानी निकृष्ट कला हो जो केवल कल्पना के आधार पर ही अपने निजी स्वार्थ के लिए कोई विचार, कोई अनुभव, कल्पनाशील अनुभव प्रकट कर दिया गया हो, वो निकृष्ट कला हो गई है। उत्कृष्ट कला से क्या लाभ होता है, इसको भी दिखला दीजिएगा। उत्कृष्ट कला से क्या क्या लाभ हो सकता है, सकारात्मक दिखलाइएगा। सकारात्मक लाभ हो सकता है, समाज की प्रगति होगी, अपने इतिहास की सच्चाई को जानकर व्यक्ति में गौरव उत्पन्न होगा, या उस इतिहास की जो सत्ता है यदि वो विकासशील नहीं है तो उससे आदमी को सीख मिलेगी आगे बढ़ने की, उसमें सुधार करने की प्रवृत्ति जगेगी। इस तरह आपको सकारात्मक तरीका से उत्कृष्ट कला का लाभ को दिखलाना होगा। और उसके बाद निकृष्ट कला को दिखलाना होगा। यदि उत्कृष्ट ये दोनों जिसमें नहीं हो या दोनों में से कोई एक नहीं हो तो निकृष्ट कला हो जाती है। तो निकृष्ट कला का क्या हानि होगी। इस कला है उससे एकता अखंडता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बच्चों की मानसिकता पर, उनकी बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, विकास रुक जाएगा, अपसंस्कृति का विकास होगा, नैतिकता का पतन हो जाएगा निकृष्ट कला से। इस सब रस के निष्कर्ष को आप बिल्कुल जो ऊपर लिखे हुए भूमिका में उसका हूबहू निष्कर्ष, मतलब हूबहू उसका सारांश नहीं लिखना है। निष्कर्ष का अर्थ हुआ कि इससे भविष्य में क्या सीख मिलने की संभावना है, इसको भविष्य से जोड़कर दिखलाइएगा कि उत्कृष्ट कला प्राचीन काल से लेकर आज तक उत्कृष्ट ही है, क्योंकि इससे मानव का चतुर्दिक विकास होता है। और जब चतुर्दिक विकास मानव का होगा तो वो कला हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी। जैसे भीमबेटका की कला, यहाँ तक कि खजुराहो की कला, उसकी भी प्रासंगिकता बनी हुई है। उत्कृष्ट कला से हमेशा मानव सीख लेता है और आगे बढ़ता है। और यही कला जो उत्कृष्ट कला है वो हमारे विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। में उत्कृष्ट कला विद्यमान हो उस देश का इतिहास संस्कृति का विकास होना निश्चित है। और इसी आलोक में केवल व्यक्ति का ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश का विकास होता है। इसीलिए कहा गया है कि उत्कृष्ट कला साहित्य की भांति समाज का दीपक है। इस प्रकार इसका निष्कर्ष लिखिएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे पहले इस प्रश्न को समझ लेना है। समझने के बाद संक्षेप में जो भूमिका लिखिएगा, उसके बाद बॉडी में लिखिएगा, जो मुख्य भाग है उसमें इस सबको शामिल कीजिएगा।
और दो चार को उदाहरण देते हुए प्रमाणित करते जाइएगा तो अनुभव को कैसे प्रकाशित करती हैं और सत्य को कैसे उद्घाटित करती हैं, कैसे अनावरण को हटा देती हैं, सच्चाई को बाहर ला देती हैं। इसको आपको दिखला देना है और उसके बाद उत्कृष्ट कला का थोड़ा लाभ गिना देना है। फिर निकृष्ट कला, इसके विपरीत में निकृष्ट कला है, जहाँ है क्या क्या प्रभाव समाज पर पड़ता है, ये दिखला दीजिएगा। और उसके बाद निष्कर्ष लिख लीजिएगा, भविष्योन्मुखी निष्कर्ष लिखिएगा कि भविष्य में ये कैसे वर्तमान अतीत से लेकर वर्तमान तक कैसे ये प्रासंगिक बनी हुई है और भविष्य में भी इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी और समाज को सकारात्मक दिशा में एक प्रेरणा देती रहेगी। इस प्रकार का उत्कृष्ट निबंध को लिखना है। थैंक यू।